स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का केवल संक्षिप्त में शॉर्ट में मैंने बताया था, वर्णन किया था हर पार्ट के बारे में, माउथ से लेकर के एनस तक। अब मैंने थोड़ा डाइजेशन इन माउथ वो भी बता दिया था तुम्हें। तो उसके बाद जैसे मुख का ही थोड़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुख में जो होती है सेल्यूलर ग्लैंड होती है, और ये दो प्रकार के एंजाइम टाइलिन और एमाइलोज, ये दो प्रकार के एंजाइम सीक्रेट होते हैं। तो ये जो है केवल बेसिकली मीडियम में यानी क्षारीय माध्यम में काम करेंगे, और ये भोजन में मतलब जो है कौन से माध्यम में काम करेंगे, क्षारीय माध्यम में, एल्कलाइन मीडियम में। तो ये केवल भोजन को क्या होता है, ये केवल उसकी स्टार्च जो होती है उसको माल्टोज में बदलने का काम करते हैं। स्टार्च को किसमें बदल देते हैं, माल्टोज में बदल देते हैं। केवल इतना काम है, यानी मुख में भोजन आया, दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हुआ, सेल्यूलर ग्लैंड एक्टिव हो जाती है और उससे टाइलिन या एमाइलिन नाम का एंजाइम निकलता है। और ये एंजाइम जो है वो बेसिकली यानी क्षारीय माध्यम में कार्य करता है, और भोजन में जितने हमारे पॉलीसैकेराइड होती है, पॉलीसैकेराइड में जैसे स्टार्च है या ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन भी हो सकता है, ग्लाइकोजन स्टार्च की जगह क्या हो सकता है, ग्लाइकोजन। तो इन दोनों को जो है, या तो स्टार्च को ग्लाइकोजन को जो है वो टाइलिन नाम का या एमाइलिन नाम का एंजाइम जो है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। अब भोजन जो है मथ जाता है बिल्कुल, यानी लुगदी बन जाती है बिल्कुल, और वो लुगदी जो है वो कहलाती है चाइन। यानी लुगदी के रूप में भोजन आ जाता है मथ करके। इससे पहले क्या होता है मैंने तुम्हें बताई दी थी, वर्णन जब बता रहा था कि इसोफेगस में जब भोजन आता है तो भोजन जो आता है वो लुगदी के रूप में आता है। तो वो जो है पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट होता है उसके द्वारा वो मुख के द्वारा पचित भोजन जो है हमारे कहां पर आ जाता है, आमाशय में आ जाता है। ये क्या है, आमाशय। जठर ग्रंथि या सक्रिय होती है, स्टोमक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथि। अब जैसे ही भोजन में आमाशय में आता है वैसे ही यहाँ की जो मांसपेशियां मसल्स होती हैं उनमें मोशन प्रारंभ हो जाता है। मोशन प्रारंभ होते ही यहाँ पर जो है मतलब जठर ग्रंथि एक्टिव हो जाती है, और वो सीक्रेट जो करती हैं वो ये पेप्सिन एंजाइम, रेनिन और एचसीएल बनता है। यहाँ एक क्वेश्चन क्रिएट होगा वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। अब पेप्सिन एंजाइम जो क्या काम करेगा, ग्रुप प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम करेगा। नंबर 1, ये किसको, प्रोटीन को किसको बदल देगा, पेप्टाइड। अब ये आमाशय में अगर पाचन पूछ लेता है तो बता देना कि भोजन जब मुख के द्वारा पच करके आता है तो आमाशय में आता है, और किसके थ्रू आता है, इसोफेगस के थ्रू आता है। इसोफेगस में क्या होता है, मतलब जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है उसके द्वारा भोजन सरकता हुआ आता है और आमाशय में आ जाता है, जो एक चौड़े थैले के आकार की संरचना होती है। तो भोजन यहाँ पर मांसपेशी जो मसल्स होती है स्टोमक में वो एक्टिव हो जाती है, यानी भोजन जो है मथ जाता है, बिल्कुल लुगदी की तरह हो जाता है, अर्थात चाइन की तरह हो जाता है। और वहां पर जो है जठर ग्रंथि एक्टिव होकर के सीक्रेट करती है दो तरह के एंजाइम, कौन कौन से, पेप्सिन और रेनिन, और एक एचसीएल भी बनता है। अब ये
जूस, कौन सा जूस? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। तो उसमें दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। अब ये मतलब पेप्सिन क्या काम करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन? पेप्सिन को लिखा हुआ है वहां, ये प्रोटीन को पेप्टाइड यानी कि जटिल प्रोटीन को सरल प्रोटीन में बदलने का काम करता है। और दूसरा क्या होता है? रेनिन, ये दूध को दही में बदलने का काम करता है। कैसीन नाम की प्रोटीन होती है दूध में, और ये पैरा कैसीन यानी दूध को दही में बदलने का कार्य किसके द्वारा होता है? रेनिन के द्वारा। दूध में जो होती है वो कैसीन नाम की प्रोटीन होती है, और वो कैसीन नाम की प्रोटीन जो है वो पैरा कैसीन में चेंज हो जाती है, यानी और सरल प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है। कि दूध की प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, और दही बन करके हम खाते हैं, छाछ बना करके अगर हम उसको ग्रहण करते हैं तो वो सरल प्रोटीन होती है। तो दूध को दही में बदलने का काम कौन करता है? रेनिन नाम का एंजाइम। अब एक क्वेश्चन और से समझना HCl का। अब ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl व्हिच इज सीक्रेटेड इन आवर स्टोमक, यानी जो HCl हमारी आमाशय में उत्पन्न होता है उसका क्या कार्य है? कोई दो कार्य लिखो। तो देखो इसको समझ लेना, एक तो ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, और बैक्टीरिया कहां से आए भाई? बैक्टीरिया तो हर जगह पाए जाते हैं, जो भोजन के साथ सूक्ष्म जीवाणु, किसके साथ? भोजन के साथ सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया जो भोजन में के संग आ जाते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। कौन? HCl नष्ट कर देगा। दूसरा काम ये है, जो हमारे भोजन करने के पश्चात हमारे मुंह में जो बैड स्मेल आती है यानी दुर्गंध आती है, बैड स्मेल को खत्म करता है। और ये जो है आमाशय से निकल, तीसरा काम ये है कि अन्य एंजाइम को सक्रिय कर देता है। आमाशय के अन्य एंजाइम को सक्रिय कर देता है। पेप्सिन को विशेषकर करता है सक्रिय, ये काम है इसके। तो ये HCl के फंक्शन है, और इसके नोट्स बना करके याद कर लेना जरूर कि HCl के कार्य किसका है। अब एक क्वेश्चन यह बनता है विशेष तौर पे, जो कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि देखो अम्ल से हम जल जाते हैं या कपड़े पर गिर जाए, HCl है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी नमक का अम्ल है। तो ये नमक का अम्ल अगर हमारे ऊपर गिर जाए तो चमड़ी को भी बर्न कर देता है यानी जला देता है, और कपड़े को भी वहां से खराब कर देता है, कपड़े पर गिर जाए तो। आमाशय के अंदर HCl है, फिर ये HCl जो है वो हमारे आमाशय को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है? क्योंकि यहां पर ये बताना है तुम्हें कि आमाशय का जो आंतरिक स्तर है वो एक म्यूकस नाम की या श्लेष्मा, म्यूकस, कौन सी परत? म्यूकस, श्लेष्मा की परत चढ़ी रहती है। मोटी परत होती है, एक थिक होती है। ये आमाशय की दीवारों पर ये ढकी रहती है अंदर से, और अम्ल जब उत्पन्न होता है तो ये अम्ल, ये श्लेष्मा की परत है या म्यूकस की जो परत है, लेयर जो चढ़ी रहती है, वो उसको आमाशय तक नहीं पहुंच पाता है। अगर मान लो बाई द वे मतलब ये परत नष्ट हो जाए किसी कारण से, किसकी?
की स्टोमक की जो है वो नष्ट हो जाए परत तो क्या होगा, तो मतलब अल्सर यानी अल्सर होने का डर बना रहता है। तो ध्यान रखना, आमाशय में HCl उत्पन्न होता है, लेकिन आमाशय के आंतरिक दीवारों पर एक म्यूकस यानी श्लेष्मा की परत चढ़ी रहती है, और वो परत जो चढ़ी रहती है म्यूकस की, वो अम्ल को आमाशय की दीवारों तक जाने से प्रिवेंट यानी रोकता है। तो इसलिए आमाशय हमारा जो है वो सुरक्षित रहता है। ये पाचन कहाँ हो गया ये। अब ये बात और ध्यान रखनी है, मुख में पाचन जो हो रहा था वो क्षारीय माध्यम में हो रहा था, यहां जो होगा वो पाचन जो होगा अम्लीय माध्यम में होगा, अम्लीय माध्यम। देखो HCl क्या है, अम्ल है, तो इसका मतलब है नमक का अम्ल, इसका मतलब है तो माध्यम वैसे ही अम्लीय हो गया। क्यों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट हो रहा है, तो मतलब वहां माध्यम अम्लीय हो गया। अम्लीय माध्यम होने से मतलब क्या होता है कि मतलब भोजन का पाचन वो बहुत सहायक होता है उसमें, कौन, HCl। क्यों, पेप्सिन को ये मतलब थोड़ा इंस्टिगेट करता है, या कैटलिस्ट का भी काम समझ लो। तो ये पाचन जो हो गया वो हमारा कहाँ हो गया, आमाशय में। फिर समझ लो इसको, यानी मुख के द्वारा पचित भोजन इसोफेगस के द्वारा आमाशय में पहुंचता है। आमाशय की मांसपेशियों की दीवारें होती हैं उसमें, तो वहां भोजन जो है मत करके लुगदी यानी चाट के रूप में हो जाता है। उसी समय हमारा जो है मतलब जो जूस निकलता है वो स्टोमक जूस निकलता है, तो वहां पर जो है पेप्सिन रेनिन नाम के एंजाइम निकलते हैं और HCl भी उत्पन्न होता है। पेप्सिन जो है जटिल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को चेंज करती है, सिंपल प्रोटीन लाइकेज पेप्टाइड में बदलने का काम करती है। ऐसे ही रेनिन नाम का एंजाइम जो होता है वो दूध को दही में बदलता है, अर्थात दूध में कैसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है वो उसको पैरा कैसीन नाम की प्रोटीन में बदल देता है। अब भोजन जो है वो ड्यूओडिनम यानी छोटी आंत के जो इनिशियल पार्ट है, यानी छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है, वहां से, क्योंकि सबरा पाइलोरिक वाल्व होता है यहाँ पर, उस वाल्व के द्वारा भोजन धीरे धीरे स्लिप होता हुआ ग्रहणी यानी ड्यूओडिनम में आ जाता है, और ड्यूओडिनम में आते ही मतलब क्या होता है, वहां पर दो नलिकाएं मिलती हैं, एक पित्ताशय से आने वाली पित्तवाहिनी यानी बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट, दो प्रकार की हमारी मिलती हैं ये। तो इनमें क्या होता है कि भोजन का माध्यम तो कैसा आया, अम्लीय माध्यम का भोजन आया, लेकिन पेनक्रिएटिक जूस से निकलने वाली नलिका केवल क्षारीय माध्यम में ही कार्य करेगी। अब वो उसका माध्यम तो क्षारीय है नहीं, अम्लीय माध्यम का भोजन आया, तो उसी समय क्या होता है कि बाइल जूस बाइल डक्ट के द्वारा यानी पित्ताशय हमारा जो होता है यानी यकृत से लगा हुआ पित्त की थैली होती है, उससे पित्तवाहिनी के द्वारा यानी बाइल डक्ट के द्वारा बाइल जूस आता है। कौन सा जूस आता है, बाइल जूस। बाइल जूस जैसे ही आता है वैसे ही भोजन का माध्यम जो है फिर से बेसिकली यानी क्षारीय हो जाता है। अब यहां पर जो एंजाइम निकलेंगे कहां से, पित्ताशय से, तो क्या निकला, पित्तवाहिनी के द्वारा पित्तरस यानी बाइल जूस निकला, उसने भोजन के माध्यम को कैसा बना दिया, क्षारीय। अब पेनक्रिएटिक डक्ट यानी अग्नाशय वाहिनी से निकलने वाले एंजाइम काम करना प्रारंभ कर देंगे। यहां पर जो एंजाइम निकलेंगे वो मैं बता दूं तुम्हें, कौन से, छोटी आंत, ये पेनक्रिएटिक जूस यानी अग्नाशय वाहिनी से अग्नाशय रस निकलेगा, और उसमें तीन प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक तो होता है एमाइलेज, दूसरा होता है ट्रिप्सिन, एक तीसरा होता है लाइपेज।
अब यहां से जब रस निकलेंगे थी एमाइले, अब ये भोजन पर क्या काम करेंगे? भोजन हमारा अब क्षारीय माध्यम का होगा, किसके द्वारा? बाइल जूस के द्वारा, यानी पित्तरस के द्वारा। वो भोजन कैसा हो गया? वो हो गया हमारा क्षारीय माध्यम का, यानी बेसिक मीडियम का हो गया, एल्कलाइन मीडियम का हो गया। अब देखो पैंक्रियाज में अगर ये छोटी आंत में पाचन पूछे तो यहां पर यही बताना, यानी ये पैंक्रियाटिक जूस जो है वो पैंक्रियास डक्ट से निकलता है, जो हमारे पचे हुए भोजन के मीडियम को एल्कलाइन यानी क्षारीय बना देता है। तो ये काम करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। कौन? एमाइलेज। सबसे पहले ये क्या काम हुआ? हमारे भोजन में जितनी भी स्टार्च होगी या ग्लाइकोजन होगा उसको ये माल्टोज नाम की शर्करा में चेंज कर देगा। अब ये काम किसका हो गया? एमाइलेज का। अब इससे तो अपना काम कर दिया एमाइलेज ने। अब दूसरा काम जो है ये ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को किस में चेंज कर देगी? पेप्टाइड में, और ज्यादा सरल बना देगी। और लाइपेज जो है, अब इसका मेन काम है, ट्रिप्सिन का तो वही काम है जो हमारे आमाशय में किसका था? एमाइलेज का। यानी वहां पर पेप्सिन जो काम कर रहा था वही काम किसका होगा? प्रोटीन का काम होगा। पेप्सिन जैसे प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देती थी, और उस प्रोटीन का अगर जटिल कॉम्प्लेक्स पार्ट रह जाता है तो उसका पूरा का पूरा पेप्टाइड में बदलने का काम करता है। अब लाइपेज जो होता है वो जो है फैट्स को किसमें? फैटी एसिड में बदलने का काम करता है। कौन सा रहेगा तीसरा एंजाइम? फैट्स को फैटी एसिड में बदलने का काम कौन करता है? लाइपेज। इसके साथ साथ मोनोग्लिसरॉल भी बनता है। ये कैसे बनेगा? यानी लाइपेज जो है मोनोग्लिसराइड में बदलता है, और उसके साथ साथ फैट्स को जो है वो फैटी एसिड में भी चेंज कर देता है। मोनोग्लिसराइड ग्लिसरीन में बदल जाती है। तो लाइपेज एंजाइम जो है वो फैट्स, हम जितने भी चिकनाई की चीज खाते हैं वो फैटी एसिड में बदलती है, मोनोग्लिसराइड में भी बदल जाती हैं। ये हमारा जो है पाचन काम होता है छोटी आंत के प्रारंभिक भाग ड्यूकोडिनम में, क्योंकि सबसे पहले पित्तरस के द्वारा या बाइल जूस के द्वारा भोजन पर क्रिया होती है तो फौरन माध्यम जो है क्षारीय हो जाता है, और अग्नाशय
निकलेगा। अब इसमें अनेक प्रकार के एंजाइम निकलेंगे, जैसे मान लो लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेस, ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलेंगे। मैंने क्या बताया था, इलेक्टेज भी होता है, लैक्टेज है एंजाइम, जैसे माल्टेज है, माल्टेज भी है, और लैक्टेज भी है, सुक्रेस भी है, लाइपेज भी है। यहां पर और कौन सा बनेगा, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज। अब देखो ये क्या काम करेगा, लैक्टेज। लैक्टेज नाम का एंजाइम लैक्टोज नाम की शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है, यानी ऐसे समझ लेना, लैक्टोज ये खोज करके आ रही है, शर्करा है, शुरू में बता चुका था, किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में। ये माल्टेज नाम का एंजाइम माल्टोज नाम की शर्करा को इसमें बदल देगा, ग्लूकोज में। सुक्रेस नाम का एंजाइम जो है वो सुक्रोज नाम की शर्करा को किसमें बदल देगा, ग्लूकोज में। अब ये सारे के सारे जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि लाइपेज जो एंजाइम जो है वो और काम करेगा, वही फैटी एसिड को जो है वो फैट्स को, लाइपेज क्या है, फैट्स को जो है वो फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में बदलने का काम करेगा। यानी जो लाइपेज होगा वो वही काम करेगा जो ऊपर कर रहा था, बस यहाँ ग्लिसरिक एसिड आ गया, फैट्स किसमें बदलेगा, ये ग्लिसरिक एसिड और फैटी एसिड, यानी ये ऊपर लिखा हुआ है फैटी एसिड और ये ग्लिसराइड जो होती है वो ग्लिसरॉल में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में बदलने का काम कर देगा। अब भोजन जो है पूरी तरह से पच जाता है, ग्लिसरॉल GLYCEROL ग्लिसरॉल में बदल जाता है पूरा का पूरा। अब ये भोजन जो है ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और छोटी आंत में ही आकर के उसका अवशोषण प्रारंभ हो जाता है। छोटी आंत में अवशोषण जो होता है वो कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं रसांकुर या बिलाई। तो रसांकुर और बिलाई जो है वो मतलब जो है भोजन के एब्जॉर्प्शन की सरफेस को इंक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। अब छोटी आंत में जब होता है, छोटी आंत का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन काट के देखें तो इस प्रकार से फिंगर लाइक प्रोसेस दिखाई देते हैं। इसके नीचे रुधिर के स्काम के वेसल्स या रुधिर के स्काम पर जाल बिछा रहता है और ये उठे हुए भाग कहलाते हैं रसांकुर या बिलाई। तो रसांकुर या बिलाई का क्या फायदा है? ये भोजन के अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं जिससे भोजन अवशोषित होकर के किसमें आ जाता है? रुधिर नलिकाएं जो छोटी आंत के नीचे फैली हुई है उनमें आकर के पचे हुए भोजन में मिल जाती है, रक्त में जाकर के मिल जाता है। यानी भोजन पच गया, छोटी आंत में आकर के लिक्विड फॉर्म में आ गया, फिर अवशोषित एब्जॉर्प्शन होगा उसका पचे हुए भोजन का, डाइजेस्टिव फूड का, और वो जो है ब्लड में जाकर के मिल जाता है। और ब्लड में जैसे मिल जाता है तो ये पचा हुआ भोजन जो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है वो ब्लड में आकर के मिलता है और
ब्लड चूंकि सर्कुलेट होता है हमारी होल बॉडी में, और वो संपूर्ण बॉडी में जो है वो मतलब क्या होता है, क्या होता है, मतलब ब्लड में आकर के मिल जाता है। तो ब्लड हमारे शरीर के सभी भागों में बहता है और वहां से वो बचा हुआ भोजन ब्लड के माध्यम से वो शरीर के सारी सेल्स को या शरीर के पूरे भाग में जितनी भी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनको प्राप्त हो जाता है। ये ध्यान में रखना बस यहाँ पर बात पर कि मतलब अब ये बचा हुआ भोजन कहाँ पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, ये रेस्पिरेशन में तुम्हें पता लगेगा कि ये मतलब कैसे बचित भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा निकलती है। वही ऊर्जा जो है हमारे शारीरिक कार्य करने के काम में आती है। अब ये जो भोजन जो है मतलब अब एक यहाँ बाइल साल्ट जो मतलब कार्बोरेटर में भरा हुआ होता है, बाइल, यहाँ अब हम कह रहे हैं बाइल साल्ट जो है वो मतलब क्या काम करेगा, ये मतलब जो है वो फैट को फैटी एसिड, फैट ग्लूकोज। तो मैं यहाँ एक बार बता दूं, जैसे चिकने पदार्थ जितने भी आते हैं वो मतलब हमारे फैट्स होते हैं। ये जब हम वसा युक्त भोजन करते हैं तो वो वसा जो है वो लास्ट में आकर शुरू में यकृत के द्वारा वसीय अम्ल और वसा गोलिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि हम तेल को ले बता हुआ है एक सा दिखाई देता है, लेकिन अगर किसी पानी में छोड़ें तो वो ड्रॉप के समान दिखाई देगी। वो कहलाएंगी हमारी, क्या कहलाएंगी, वसा गोलिका या फैट ड्रॉप्स कहलाएंगी उसकी। तो ये भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। एक ध्यान रखना, इमल्सिफिकेशन क्या है, यानी वसा का पायसीकरण। इससे तुम क्या समझते हो? इमल्सिफिकेशन यानी वसा का पायसीकरण। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं कि वसा के पायसीकरण से तुम क्या समझते हो? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इमल्सिफिकेशन। तो पित्त जो है हमारा बाइल जूस जो है वो वसा का पाचीकरण करता है, और ये वसा के पाचन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। साथ ही जो है ये बाइल जूस जो है वो लाइपेज एंजाइम को भी एक्टिव करने का कार्य करता है। यानी वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में बदलने का कार्य करने की क्रिया वसा का पाचीकरण या इमल्सिफिकेशन कहलाता है। यानी लार्ज ड्रॉप ऑफ फैट या ऑयली मटेरियल चेंज इनटू स्मॉल ड्रॉप ऑफ द ऑयल एंड ग्रीजी, जितने भी मटेरियल है, दूध है, घी है, मक्खन है, तेल है, ये जो हम खाते हैं इसका मतलब जो है बड़ी बूंदों में छोटी बूंदों में बदलने की क्रिया पाचीकरण कहलाती है। ये तुम्हारा इतना हो गया। ये केवल ये मैंने जो बताया था कि कहाँ का पाचन होता है। देखो पहले मुख में पाचन, आमाशय में पाचन, और फिर छोटी आंत में पाचन शुरू हो जाता है। वहां जो है पित्ताशय से निकलने वाला पित्तरस, और ये पैनक्रियाटिक जूस से निकलने वाला पैनक्रियास से निकलने वाली पैनक्रियाटिक डक्ट, ये जो एंजाइम निकलते हैं वो कार्य करते हैं, और भोजन पच करके कहाँ जाता है, छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत में आने के पश्चात छोटी आंत के द्वारा
उसमें चला जाता है, ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं जिसे, फिर डिसेंडिंग में आ जाता है, फिर नीचे की पोर्शन में आ जाता है, और वो नीचे का पोर्शन जो है वो मतलब आते हुए सारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में आकर के एकत्रित स्टोरेज हो जाता है, और स्फिंक्टर के द्वारा जो है उसके फैलने सिकुड़ने के द्वारा एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भोजन का किस प्रकार से पाचन हुआ और किस प्रकार से हमारा भोजन पच करके पित्ताशय के द्वारा एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है अपच भोजन। और ये जो है मैंने बताया था लास्ट में, ये अपच भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है